स्वागत है आप सभी का सुबोध विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुबोध डिजिटल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम बात कर रहे थे 11 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। रिसेंट लेक्चर्स में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी खोज कैसे हुई उनको देख चुके हैं। अब अपन बात करेंगे परमाणु दिखता कैसा है, परमाणु दिखता कैसा है, एटम होता कैसा है, कैसा दिखा गया पहले उसको कैसा माना गया, अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो कैसा दिखता होगा, इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो रिसेंट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा उसको देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन सर ने की थी। क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन को इसने दो टर्मिनल से जोड़ दिया, कैथोड रेज के रूप में उसको देखा गया, फिर कैथोड रेज से ही एनोड्स का पता चला। अब जब नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव भी होता होगा। तब जेम्स चैडविक सर ने गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। फिर रही बात कि प्रोटॉन भी हो चुका है, इलेक्ट्रॉन भी हो चुका है, एटम ऑब्वियसली न्यूट्रल हो चुका है, जो एटम है वो न्यूट्रल हो चुका है, उदासीन माना जा चुका है। बट फिर भी जब उसके मास को कंसीडर किया गया, उसके द्रव्यमान को कंसीडर किया जा रहा था, उसके कुछ के लिए तो सेम आ रहा था, बट कुछ में मास में डिफरेंस आ रहा था, मास में डिफरेंस आ ही जा रहा था। फिर सर जेम्स चैडविक ने एक ऐसी टर्म यूज की कि इस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ एक और सब्सटेंस या आप कह सकते प्रेजेंस हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है बट न्यूट्रल है, बट अवेलेबल हैं। फिर क्या किया सर ने, बेरिलियम पर हीलियम की बौछार करवा के एक न्यूट्रॉन खोज की। ओके, अब अपन बात करते हैं कि जो परमाणु का मॉडल्स थे, एटॉमिक जो मॉडल्स थे, जनरली सबसे पहले जो थॉमसन ने बोला था, ये तो सबसे पहले डाल्टन की बात करते हैं, क्या बोला था, गोल है और एक सॉलिड है कुछ। फिर जे थॉमसन सर ने कहा कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, फिर रदरफोर्ड सर ने कहा कि ऐसा नहीं है सर, ये तो कुछ ऐसा है। ओके, फिर सोमरफेल्ड मॉडल, ये मॉडल चलते रहे, फिर बोर के मॉडल है। आज आपका टॉपिक है थॉमसन का मॉडल, सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो पहला ही आपका टॉपिक है थॉमसन मॉडल। पहला मॉडल है आपका थॉमसन मॉडल। किसका, एटम का। अब क्या हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी। ओके, अब सर ने कहा कि ऑब्वियसली बात है कि इसने इसी को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया, बट इन्होंने ऐसा बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूरी एटम में यूनिफॉर्मली एक दूसरे में जुड़े हुए रहते हैं। एटम को उदासीन करते हुए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। एक जैसे मान लो, एक कमरा ही मान लो, इसमें पॉजिटिव भी उतने हैं, नेगेटिव भी उतने ही हैं। इसने क्या बोला कि ये कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। आप वाटरमेलन ले लो, आप पुडिंग ले लो, चॉकलेट होती है टाइप, आप कुकीज़ ले लो, आपकी इच्छा कैसे भी। जैसे आप, मैं वाटरमेलन की बात करता हूँ, वाटरमेलन में क्या होता है, जो लाल पार्ट होता है, जो रेडिश पार्ट है, उसको तो इसने बोला कि ये पॉजिटिव है। जो उसके अंदर सीड्स हैं, जो बीज हैं ब्लैक कलर के, उसको इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, कि एटम कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। आप जैसे कुकीज़ की बात कर लो, वैसे आप गोल कुकीज़ ले लो जिसमें आपको चॉकलेट फ्लेवर में कुकीज़ के रूप में ऊपर लगे हुए होते हैं। ओके, कुकीज़ नहीं आती ऐसे कुछ गोल, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे कुछ कुकीज़ जरूर होती हैं। ओके, इट मीन्स जो नेगेटिव पार्ट है, ये तो आपका हो गया पूरा बिस्किट, उसके अंदर जो कुकी डली हुई, चॉकलेट डली हुई, वो तो हो गई इलेक्ट्रॉन्स। बाकी पूरा पार्ट क्या है,
पॉजिटिव। तब इसने ये कहा कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता होता है, उसको बोला इसने एटम। क्या बोला? एटम। कि एटम इस प्रकार से दिखता है। ये सर जे थॉमसन ने बोला। किसने बोला सर? जे थॉमसन ने। ओके, समझ में आया? इसके बाद इसने की थी करीबन 1890 में, 98 में ईयर में। ओके, और इसने बोला कि जो रेडियस होती है, जो रेडियस थी वह इसकी रेडियस थी, परमाणु की रेडियस थी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कितनी? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और क्या बोला कि धनावेशित और ऋणावेशित, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में, ठोस एटम में एक दूसरे में या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। इसके बाद इसको आप वाटरमेलन मॉडल बोलो, प्लम पुडिंग मॉडल बोलो, कुकीज़ मॉडल बोलो, जो मन कहे वह बोलो, बट मॉडल कुछ इस प्रकार था। मॉडल कुछ इस प्रकार था। ओके, समझ में आ गया? अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। रही बात ये कि जो सर जे थॉमसन का रदरफोर्ड स्टूडेंट था। अब थॉमसन जो सर थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट। अब रदरफोर्ड इस पे वर्क करना नहीं चाहता था, बट सर ने जो थॉमसन मॉडल दिया उसको वो प्रूव नहीं कर पाए, वो उसको प्रूव नहीं कर पाए। अब जैसा कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो रदरफोर्ड ने सोचा कि सर के मॉडल को क्यों न प्रूव किया जाए। वो उसकी गलती नहीं निकालना चाहता था, कि सर के मॉडल में कमियां नहीं निकालना चाहता था, बट वो प्रूव करना चाहता है कि जो सर ने कहा है वो सही है, जो सर ने कहा है वो सही है। ओके, तब रदरफोर्ड जो कौन था? थॉमसन का ही स्टूडेंट था, और थॉमसन उस समय बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब क्या हुआ, रदरफोर्ड ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। रदरफोर्ड ऑलरेडी एक टॉपिक पे वर्क कर रहे थे। किसके साथ? एक वैज्ञानिक थे रॉन जेन्स। एक वैज्ञानिक थे रॉन, क्या स्पेलिंग है इसका? हाँ ओके, सॉरी, वैज्ञानिक के नाम पता नहीं क्या है। रॉन जेन्स सर के साथ, उसके साथ थे मर्क्यूरी, खुद रदरफोर्ड, ये सब वैज्ञानिक इनके अंडर में रेडियो एक्टिविटी पर ऑलरेडी वर्क कर ही रहे थे। रेडियो एक्टिविटी मीन्स क्या? अल्फा, बीटा, गामा रेज, इन पे वो वर्क कर रहे थे। उनको भली भांति सब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पता थी अल्फा बीटा गामा की ऑलरेडी उनको प्रॉपर्टी पता थी। ऐसे ही थोड़ी रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का चयन किया था। ऐसे थोड़ी कि हाँ नींद में से उठा, चलो अल्फा किरणों का यूज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो ऑलरेडी इस साइंटिस्ट के अंडर में वर्क कर ही रहा था, उसको नॉलेज था अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती है, सबका नॉलेज था। तब रदरफोर्ड ने क्या किया कि चूंकि उसको प्रोटॉन देखने थे, उस पर उसने कंसिडर किया सर जे थॉमसन के मॉडल को मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। तो हुआ क्या, देखिए जनरली क्या हुआ और क्या होना चाहिए। एक बार मैं मॉडल बना लेता हूँ, समझ गए? रोटेटिज्म में मर्क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सवाल इसलिए हैं जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ लें कि अल्फा किरणों का यूज क्यों लिया, अभी लेंगे अपन, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें वर्क कर ही रहा था, उसको पता था, रेडियो एक्टिविटी पे वर्क कर रहा था, उसको अल्फा बीटा गामा के बारे में सब पता था। इस वजह से इसने अल्फा किरणों का यूज लिया। देखिए सवाल क्या था, मॉडल क्या था। मॉडल कुछ इस प्रकार था। ये चीज़ क्या, देखिए सबसे पहले
ये एक लेड बॉक्स था, पीबी बॉक्स, ठीक है। ये थी अल्फा रेज, क्या है, अल्फा रेज। यह था लेड प्लेट, पीबी प्लेट्स। क्यों डाली ये सब देखेंगे। गोल्ड, ओके, गोल्ड की एक पतली लेयर थी, गोल्ड प्लेट बोल दो इसको, बिल्कुल स्मॉल, ओके। और ये मेरी रेज है। अब जनरली क्या बोला थॉमसन ने, क्या बोला कि एक एटम है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जनरली जो अल्फा रेज की इसने बात की, अल्फा रेज ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज थी, क्या थी, ऑलरेडी वो पॉजिटिव वाला था, क्या था, पॉजिटिव वाला। अब इसका ये कहना था कि अगर पूरा एटम में पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारी किरणें आर पार हो जानी चाहिए थी, कि मैंने यहाँ से किरणें डाली और सारे अगर एटम में पॉजिटिव लिए तो वो आर पार हो जानी चाहिए थी, आर पार हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके हिसाब से अगर उसने 100 किरणें डाली थी तो 99 किरणें पूरी तरह से आर पार हो जानी चाहिए थी, आर पार हो जानी चाहिए थी। पर इसने क्या देखा, इसने तो उल्टे ही देख लिया कि 100 में से केवल एक थी जो आर पार हुई, बाकी तो सब फैल गई, और उसमें से एक तो टकरा के 180 डिग्री पे वापस क्या हो गई, रिटर्न हो गई। अब उसको समझ में नहीं आया कि सर ने ये क्या बोल दिया। सर ने जो मैं सोच रहा था, जो होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। कि इसने सोचा था कि अल्फा रेज की जब मैंने किरणों को बम्बार्ड करवाया तब सारी की सारी पार हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। तब इसने कहा कि जो सर जे थॉमसन का जो मॉडल है, जो एटम्स के पर मॉडल है, वो गलत है पूरी तरह से। क्या है, गलत है। टीचर को इसने करना नहीं चाहता था, पर उसने उसको करना पड़ा। बट अब सवाल ये भी है कि गोल्ड प्लेट ही क्यों ली, गोल्ड प्लेट और इतनी पतली, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर, इतनी पतली। इसका ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने गोल्ड डायरेक्ट चयन किया था, डायरेक्ट चयन किया था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे प्रयोग भी किए थे। प्लस गोल्ड होती क्या है, नोबल गैसेस, क्या होती है, नोबल गैसेस। तो वो एब्जॉर्बेशन इसका नहीं होता है, फ्री है, स्टेबल है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना ही नहीं चाहता, इस वजह से इसने गोल्ड को भी चयन किया। पर ऐसा नहीं है कि उसने दूसरे प्रयोग को नहीं देखा, उसने सब पे देखा। और लेड बॉक्स ही क्यों लिया, इसका भी रीज़न है। क्यों, क्योंकि अल्फा रेज लेड द्वारा अवशोषित नहीं होती, एब्जॉर्ब्ड नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहा था, इस पर ऑलरेडी वर्क कर ही रहा था। उसको पता था कि अल्फा रेज का नेचर क्या है, अल्फा रेज का नेचर क्या है, समझ में आया। अल्फा रेज इसने सोचा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये अगर मेरा है तो इससे सारी निकल जानी चाहिए थी, कोई एक बार आनी चाहिए थी, कोई एक रिपीट होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं, सारी निकल गई, उसमें से कोई एक फैल गई और एक रिटर्न आ गई, एक रिटर्न आ गई। ओके, सीधी निकल जानी चाहिए थी, किन्ने क्या निकल जानी, सीधी निकल जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ 90 डिग्री पे घूम रही है, कोई 175 पे जा रही है, कोई बहुत ज़्यादा डिग्री पे जा रही है, और एक तो 180 पे रिटर्न आ गई। तब इसने कंक्लूजन निकाला, उसने रिजल्ट निकाला कि जो एटम होता है, जो एटम होता है वो गोल तो है ही, पर पूरी तरह से खोखला होता है। क्या होता है, होलो, मतलब पूरी तरह से होल है, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। इसने यह कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके सेंटर में, उसके सेंटर में पॉजिटिव आयंस केंद्रित रहते हैं, उसका भार उसके मिड में, उसके सेंटर में केंद्रित रहता है, तभी तो किरण टकराई, और जैसे ही टकराई 180 डिग्री पर रिटर्न हो गई। अगर मैं कहूँ कि मान लो एक बड़ा सा मैदान मेरा परमाणु है, बड़ा सा मैदान मेरा परमाणु है, तो उसके बीच में एक छोटी सी गेंद रखी हुई है, वो एक क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। समझ में आ रहा है। तब इस प्रयोग के आधार पर इसने आइडेंटिफाई किया कि जो एटम होता है
उसमें जो पॉजिटिव जो होते हैं वो पूरी तरह से फैले हुए नहीं होते हैं, अपितु सेंटर्ड में उसका भार केंद्रित रहता है। ओके, यह था रदरफोर्ड मॉडल। ओके, अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो कुछ टर्म में एक बता देता हूँ कौन कौन सी टर्म इसमें यूज ली गई थी। मॉडल समझ में आना चाहिए, वैल्यू थ्योरी आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो, बट मॉडल था क्या, ये था किस प्रकार इसने एटम मॉडल की खोज बताई। देखिए क्लियर है, इसको रब कर दूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉडल से क्वेश्चन निकल के आता है कि सर एल्फा ही क्यों ली, बिकॉज वो ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पता थी। गोल्ड क्यों लिया, नोबल गैस थी, प्लस ऐसा नहीं है कि उसी ने यूज लिया सभी यूज लिया, पर उस पर उसको रिजल्ट बेटर मिला, उस पर रिजल्ट बेटर मिला। ओके, अब देखिए, अब मुझे बताइए ये जो अल्फा रेज थी सर, वह उनका जो मोशन है वो इतना अधिक था कि अगर मैं कहूँ कि 10 की पावर 23 मीटर पर सेकंड की दर से वो इतनी तेज गति है, मतलब आर पार कर जानी चाहिए 100 की 100 किरणें। इसीलिए तो इसने सोचा था कि भाई मैं 100 किरणें भी अगर मैं उस पर बम्बार्ड करवाता हूँ तो जितनी हैं उतनी की उतनी भेद कर निकल जानी चाहिए, स्ट्रेट निकल जानी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे अगर मैं मान लूँ ये मेरा एटम है तो कुछ यहाँ पे टकराई ये गई, कुछ यहाँ पे टकराई ये गई, कुछ यहाँ पे टकराई ये गई, और एक तो भाई साहब सीधी गई और वापस रिटर्न हो गई। ये रीज़न था कि उसको ऑलरेडी पता था अल्फा रेज का नेचर क्या है, इसका इसने सोचा ना कि, इसलिए तो इसने बोला कि भाई इतनी तेज गिराऊंगा निकल जानी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ा क्योंकि इसने कंक्लूजन निकाला कि जो मेरा प्रोटॉन होता है वो सेंटर्ड में होता है, तभी तो न्यूक्लियस निकलेगा, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, तभी तो यहाँ से निकला, सेंटर्ड वाली बात हो गई, नाभिक की बात हो गई। इस वजह से इसने ये कहा कि यह मॉडल जो है थॉमसन का वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड का, कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। पहला, परमाणु का धन आवेश पॉजिटिव एटम के सेंटर में व्यापित या प्रेजेंट होता है। जो पॉजिटिव होता है वो सेंटर्ड में होता है। पहला केस में इसने ये कह दिया, क्या कह दिया, और जिसको रदरफोर्ड ने क्या बोला, नाभिक, क्या बोला, नाभिक, न्यूक्लियस बोला इसने, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब एक फैले हुए नहीं होते, एक जगह पे व्यापित होते हैं, यूनिफॉर्मड नहीं होते, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ओके, क्लियर है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ओके, और क्या बोला इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षाओं में ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मोशन करते रहते हैं। अब रही बात ये कि यहाँ पे देखो, सुन लो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो सार्वत्रिक सत्य है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अब ये घूम रहा है, ठीक है, तो घूमते इसमें मिल जाना चाहिए था ना। तब इसने ये भी कह दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को फोर्स इतना है कि एक दूसरे बंधे रखते हैं। क्या रखते हैं, बांधे रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये इसने कहा कि पहली बात तो सेंट्रल में रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बंधे हुए रहते हैं। ओके, अब ये कहते हैं ये फंस गया,
इसको ये प्रूव नहीं कर पाया। तब निकल के आया रदरफोर्ड के दोष क्या थे, कमियां क्या थी उसकी, एक्सेप्ट क्या कमियां थी उसकी, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कमी थी, समझ में आ गया। अब मॉडल आपको अच्छे से समझ में आना जाना चाहिए। इसने रिजल्ट इसने ये दिया, अब रिजल्ट से ही तो कमियां निकलेगी उसकी, कमियां तो इससे ही निकलेगी, और कमियां निकालने वाले बहुत बैठे। तो कमियां क्या थी देखिए, अब कुछ करके दिखा दो अच्छा, तो लोग तो यही चाहते हैं कि यार कहाँ ढूंढूं मैं कमी इसकी, या मिल गई, ढूंढते ना। तो उसी तरह भाई उसके भी कुछ थे कि हाँ सर आपने ये कह तो दे दिया है, कह तो दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तो पहली कमी यही थी कि न्यूक्लियस कोलैप्स। अगर ऐसा होता, अगर आप कह रहे हो कि ये एटम गोल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो गति करते 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 नाभिक में मिल जाना चाहिए था, गति करता 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 नाभिक में मिल जाना चाहिए था, न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाता, पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो एटम की कोई संरचना ही नहीं होती। अगर कुछ ऐसा होता तो एटम तो होते ही नहीं, सब न्यूक्लियस घूमते घूमते प्रोटॉन में मिलके अपना मोक्ष प्राप्त कर लेते, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और इसने जो एटम था उसकी रेडियस मास एनर्जी, इन सब की व्याख्या भी नहीं की। भाई एटम क्या उसकी रेडियस होती है, आपको क्या पता, पॉजिटिव नेगेटिव में समझ। इसने यही तो बोला कि जब एट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसने ये बताया ही नहीं कि कितना फोर्स है, किस रेडियस में वो फोर्स दे रहे हैं, ये तो बताया ही नहीं। तो ये बताने में भी इसमें असफल रहा। तीसरा, हर एक एटम या सब्सटेंस अपना स्पेक्ट्रा देते हैं। जैसे मैं H2 की बात कर लूँ, हीलियम की बात कर लूँ, सब अपना अपना डिफरेंट स्पेक्ट्रा देते हैं। तो इसने स्पेक्ट्रा की भी बात नहीं की कि भाई कैसा स्पेक्ट्रा, इसने इसकी कोई बात नहीं की। तो ये तीन मेन कमियां थी इसकी, रदरफोर्ड मॉडल की तीन बड़ी कमियां थी। पहली, स्पेक्ट्रा दे ही नहीं सका, कि स्पेक्ट्रा के बारे में बताया ही नहीं, एटम का रेडियस मास एनर्जी कुछ चीज़ें को बताया ही नहीं। न्यूक्लियर कोलैप्स कर जाना चाहिए, उसमें मिल जाना चाहिए था, उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका कि सर ऐसा क्यों हुआ, उसको भी ये बता नहीं पाया। ओके, तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। ओके, आई थिंक आपको यह दोनों मॉडल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो एटम फिर आ गया सोमरफेल्ड मॉडल, वो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये क्लियर है। रदरफोर्ड की कमियां भी होगी, रदरफोर्ड मॉडल भी समझ लिया। अब बात कर लेते हैं एटम